हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका गोपालगंज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका रंजीत कुशवाहा, फिजिक्स टीचर, और हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कैपेसिटर के बारे में, संधारित्र के बारे में, जिसमें हम लोगों ने समानांतर प्लेट संधारित्र के बारे में जाना, उसकी धारिता भी निकाली, उसके संयोजन के बारे में भी समझा कि अगर उसको कैसे संधारित्रों को हम संयोजन कर सकते हैं श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, और समतुल्य धारिता कैसे निकाल सकते हैं। उस पर बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन को भी डिस्कस किया हुआ था। ठीक है। इसके साथ साथ संधारित्र को जो हम आवेशित करते हैं, तो आवेशित करने में जो ऊर्जा संचित होती है, ठीक है, उस ऊर्जा संचित को भी हम लोगों ने, संचित ऊर्जा का भी मान हम लोगों ने संधारित्र में निकाला हुआ था, और ऊर्जा घनत्व का भी मान हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। तो हमारा ये संधारित्र वाला जो सेगमेंट है वो खत्म हो चुका है, और हमारा एक लास्ट सेगमेंट, जैसे कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस भी किया था, हमारा एक लास्ट सेगमेंट बचा हुआ है परावैद्युत, ये डाइलेक्ट्रिक्स, परावैद्युत और उसका ध्रुवण, डाइलेक्ट्रिक्स एंड इट्स पोलराइजेशन। परावैद्युत क्या है, उसका ध्रुवण क्या होता है, इन सारी चीजों को आज के क्लास में हम लोग समझेंगे। ठीक है। और तब फिर इसी परावैद्युत का हम लोग कैपेसिटर में अप्लीकेशन भी करेंगे कि इस परावैद्युत को अगर हम कैपेसिटर में यूज करें तो क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है। कैपेसिटर में इसके क्या क्या बेनिफिट्स इससे कैपेसिटर में मिल सकते हैं, इसका अप्लीकेशन हम लोग समझेंगे। लेकिन पहले हम लोग समझते हैं परावैद्युत और उसके पोलराइजेशन के बारे में, डायलेक्ट्रिक्स एंड इट्स पोलराइजेशन। तो डायलेक्ट्रिक्स का सीधा सा एक अर्थ होता है कि कुचालक पदार्थ। ठीक है। डायलेक्ट्रिक्स मतलब हो गया एक प्रकार का कुचालक पदार्थ। आप देखेंगे यहाँ पे कि वे अचालक पदार्थ हैं जिनमें मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं। ठीक है। यानी आप लोग पढ़े होंगे पिछले क्लासों में कि जिसमें आवेश वाहक नहीं होते हैं उसको लोग कुचालक या अचालक कहते हैं। ठीक है। और चालकों में क्या होता है कि आवेश वाहक बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, और आवेश वाहक क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, चालक में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आवेश वाहक का काम करते हैं। और वही अगर हम सेमीकंडक्टर में आगे के कुछ चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में, तो वहां हम लोग देखेंगे कि वहां पर दो तरह के चार्ज कैरियर्स, दो तरह के आवेश वाहक होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स और एक होल्स, छिद्र। वो भी आवेश वाहक का काम करते हैं। तो खैर वो हम लोग सेमीकंडक्टर उस चीज को जानेंगे, लेकिन चालक की बात हो रही है तो चालक में एक ही तरह का आवेश वाहक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो चालक है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो कुचालक या अचालक है। तो परावैद्युत जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, अचालक पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त आवेश वाहक नहीं होते। और साथ साथ चालकों के विपरीत बाह्य विद्युतीय क्षेत्र लगाने पर ये धारा प्रवाहित नहीं करते, बल्कि अणुओं के खिंचाव से द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा उससे डिफरेंट होता है। एक तो कि ये कुचालक होते हैं, ठीक है, तो कुचालक के बहुत सारे पदार्थ आ गए, जैसे कि रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ये सब कुचालक पदार्थ में आते हैं। तो ये सभी, पेपर हो गया, माइका हो गया, ये सभी परावैद्युत में आएंगे। ठीक है। तो इसमें चालक के विपरीत क्या चीज होती है, जैसे कि अगर बाह्य विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किया जाए, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो फिगर में, अगर बाह्य विद्युतीय क्षेत्र किसी चालक पर आरोपित करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐसे बाहर से और यहाँ पे जाता है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो शून्य होता है, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता किसी चालक के अंदर। अगर उसको विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तभी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, विद्युतीय क्षेत्र यहाँ पे समाप्त होता है, और विद्युतीय क्षेत्र फिर, या विद्युत क्षेत्र का फिर यहाँ से उत्पन्न हो जाती है और ऐसे बाहर निकलती है। ठीक है। इस तरह की घटना चालक के साथ होती है। अगर इसको थोड़ा सा फिर से हम यहाँ पर एक ड्रॉ करके आपको बताएं, तो चालक में ऐसे, जैसे मान लो कि ये चालक है और इसको विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, तो ये क्षेत्र रेखा है जैसे बाहर से जा रही है तो सीधे निकल जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर कोई क्षेत्र रेखा ऐसे चालक पर आ रही है, ऐसे आ रही है, ठीक है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगी और यहाँ से फिर दूसरी क्षेत्र रेखा यहाँ से डेवलप हो जाएंगी। यहाँ पे ऐसे संरचनाएं बनती हैं, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो इस चालक को अंदर से पास नहीं कर सकती, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा शून्य बना रहता है। ये घटना चालक के साथ होती है। ठीक है, चालक के साथ। लेकिन वही अगर आप किसी कुचालक के साथ अगर देखें, तो कुचालक में क्या होता है, कुचालक में अगर आप देखेंगे तो कुचालक में देखो ये क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल इससे होकर के पास होती हैं। जब जब विद्युत क्षेत्र रेखा में किसी कुचालक या किसी परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत पदार्थ को रखा जाता है, तो उसके जो अणु होते हैं, ठीक है, उसमें स्ट्रेचिंग होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, विद्युतीय क्षेत्र के कारण उसमें खिंचाव होता है, और खिंचाव होने के साथ साथ वो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होकर के वे अणु
और एक डाइपोल मोमेंट यानी द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेते हैं। इसको और अच्छे से हम लोग आगे के स्लाइड्स में समझेंगे, लेकिन इतना समझिए कि जब किसी परावैद्युत को हम विद्युतीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसके जो अणु होते हैं तो वो अणुओं में थोड़ा सा खिंचाव उत्पन्न होता है। ठीक है, खिंचाव का कारण हम लोग आगे के स्लाइड्स में समझते हैं। तो खिंचाव होता है और उस खिंचाव के कारण और साथ साथ विद्युतीय अप्लाइड विद्युतीय क्षेत्र के कारण ये जो भी अणु होते हैं वो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, एक दिशा में सज जाते हैं। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर सबका पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, निगेटिव उसके अपोजिट डायरेक्शन में, सब एक दिशा में सज गए। ये सभी उसके अणु जो भी उसके मॉलिक्यूल्स होंगे ऐसे इस एक दिशा में सज जाएंगे, संरेखित हो जाएंगे। और जब इस तरह से सजते हैं जिसमें निगेटिव चार्ज अलग पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाता है और आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव थोड़ा सा अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, तो इस प्रकार से एक डाइपोल बना लेते हैं। और इस डाइपोल में निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के बीच सेपरेशन होने के कारण यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट उनका क्रिएट हो जाता है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण क्रिएट हो जाता है। और सब चूंकि एक ही दिशा में सज जाते हैं, एक ही दिशा में संरेखित होते हैं, तो सब आपस में ऐड होकर के एक नेट डाइपोल मोमेंट यानी एक नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेते हैं। तो ये घटना जो होती है वो परावैद्युत में होती है, ये चालक में इस तरह की घटना नहीं हो सकती है। चालक में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि परावैद्युत के अंदर जो होता है इस प्रकार से ध्रुवण का कार्य होता है। ठीक है, वो ध्रुवित होते हैं और द्विध्रुव आघूर्ण विकसित करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर आगे हम ये भी देखेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देते हैं, थोड़ा सा घटा देते हैं, लेकिन उसको जीरो नहीं कर पाते। लेकिन चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड घट करके शून्य हो जाता है। तो ये जो होता है वो इसमें थोड़ा सा अंतर होता है चालक और परावैद्युत में। ठीक है, तो चालक बाह्य क्षेत्र को पूरी तरह से निरस्त कर देते हैं, जबकि परावैद्युत उसे केवल कम करते हैं, घटाते हैं। यानी परावैद्युत को किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तो बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव को कम कर देंगे, जीरो नहीं कर सकते हैं। लेकिन चालक जो होते हैं वो पूरी तरह से उसको जीरो कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो परावैद्युत जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। परावैद्युत दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक अध्रुवीय परावैद्युत, अध्रुवीय यानी नॉन पोलर, इंग्लिश में कहेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और ध्रुवीय परावैद्युत यानी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये दोनों। तो नॉन पोलर और पोलर दोनों को अच्छे से हम लोग समझते हैं। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है? नॉन पोलर वे डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके उस दोनों, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर हम लेंगे तो मॉलिक्यूल में या अणु में क्या होगा कि उसमें एक धन आवेशित एक परमाणु होगा और एक ऋण आवेशित। ठीक है, जब भी उसकी संरचना होगी तो धन आवेश और ऋण आवेश दोनों जो होते हैं, दोनों का केंद्र जो होता है वो एक ही बिंदु पर होता है। ठीक है, दोनों का जो केंद्र होगा, धनावेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र, दोनों आवेशों का केंद्र एक ही बिंदु पर होगा, कोइंसाइड होगा, एक ही बिंदु पर होंगे। तो जब एक ही बिंदु पर होंगे तो उन आवेशों के बीच कोई सेपरेशन नहीं पाया जाएगा। जैसे कि अब मान लो कि एक धनावेश यहाँ पे, जैसे एक ये, और इसी यहीं पर इसी के ऊपर एक दूसरा, और दोनों का जो केंद्र है वो ऐसे है, तो एक ही बिंदु पे केंद्र हो गया। तो अब एक ही बिंदु पे केंद्र हो गया, एक ही बिंदु पर उसका आवेश का जो केंद्र हो गया, तो अब क्या होगा कि उसके बीच कोई डिस्टेंस नहीं है, सेपरेशन नहीं है। अब जब सेपरेशन नहीं है तो फिर द्विध्रुव की रचना नहीं कर पाएगा, क्योंकि द्विध्रुव की रचना तब होती है जब एक किनारे पर ऋण आवेश और दूसरी जगह धन आवेश हो। इस प्रकार से द्विध्रुव बनता है और दोनों के बीच कुछ ना कुछ दूरी अवश्य होनी चाहिए। ठीक है, तो एक ऋण आवेश और एक धन आवेश और बीच में अगर दूरी होगी तब जाकर के वो कहा जाएगा कि वह एक द्विध्रुव है। लेकिन यहाँ पर दोनों आवेश, एक धन आवेश और ऋण आवेश, दोनों एक ही बिंदु पर है, कोई सेपरेशन नहीं है, तो वह एक द्विध्रुव की रचना नहीं कर पाएगा। और जब द्विध्रुव की रचना नहीं होगी तो उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर Q इंटू 12, ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो P बराबर Q इंटू 12, तो Q तो होगा लेकिन 12 जो होगा वो जीरो होगा, और 12 जीरो होगा तो इसलिए उसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो शून्य हो जाएगा। तो ऐसे जो द्विध्रुव परावैद्युत होते हैं और ध्रुवीय परावैद्युत, इसके लिए उसका द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो हमेशा शून्य होता है, क्योंकि वैसे मॉलिक्यूल्स डाइपोल की रचना नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि संरचना क्या है, धन और ऋण आवेशों के केंद्र संपाती होते हैं, यानी धन आवेश और ऋण आवेश दोनों आवेशों का केंद्र एक ही बिंदु पे होता है। अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? शून्य, यानी इसका कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाता, क्योंकि दोनों आवेश एक ही बिंदु पर है,
कोई सेपरेशन नहीं है तो डाइपोल मोमेंट इसका 0 हो जाता है। ठीक है, उदाहरण में क्या क्या आ गया, ऑक्सीजन O2 आ गया, H2 आ गया, CO2 आ गया। तो ये सब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो परावैद्युत ये एक ध्रुवीय यानी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसके विपरीत अगर हम पोलर में चले तो पोलर में क्या होता है कि इसके धन और ऋण दोनों आवेशों के केंद्र अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो नाम ही इसका ध्रुवीय परावैद्युत पोलर, यानी दोनों का पोल अलग अलग। देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में दिखाया गया, यहाँ पे डायग्राम में हाइड्रोजन का अलग है, क्लोरीन का अलग है, तो दोनों के बीच ये सेपरेशन हो गया। अब ये सेपरेशन क्या होगा, अब आवेश आवेश भी अलग अलग है। ठीक है, और ये आवेशों के बीच की जो दूरी है वो थोड़ा सा सेपरेट है, दोनों आवेश अलग अलग है। तो इस प्रकार से यह एक डाइपोल बना लिया, और डाइपोल बना लिया तो इसका डाइपोल मोमेंट भी होगा। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट ये डाइपोल मोमेंट इसका अस्थाई होगा। तो इसके ठीक अपोजिट हो गया, और ध्रुवीय में नॉन पोलर में इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि इसके दोनों आवेशों के केंद्र एक दूसरे से अलग अलग है। तो ये एक अस्थाई डाइपोल बनाते हैं और अस्थाई डाइपोल मोमेंट इसका बनता है। तो अस्थाई द्विध्रुव होते हैं उपस्थित होता है, और इसमें इसका डाइपोल नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका शून्य नहीं होगा। जैसे कि HCl हो गया, H2O हो गया, NaCl भी हो सकता है। तो अदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो पोलर्स के अंतर्गत आते हैं। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, कैसे डिफाइन करते हैं ध्रुवीय और ध्रुवीय को। तो अध्रुवीय परावैद्युत वे परावैद्युत होते हैं जिसके आवेशों के जो केंद्र होते हैं वो एक ही बिंदु पर संपाती होते हैं। ठीक है, और फलस्वरूप वो अस्थायी द्विध्रुव की रचना नहीं कर पाते, जिसके कारण उसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। तो उसको हम लोग अध्रुवीय परावैद्युत कहेंगे। और वैसे परावैद्युत जिसके आवेशों के जिनके अणुओं के जो आवेश होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, और इस कारण वे अपना एक अस्थाई द्विध्रुव बनाते हैं, और अस्थाई द्विध्रुव आघूर्ण उनका पाया जाता है। तो वैसे हम लोग परावैद्युत को ध्रुवीय परावैद्युत पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइन में ऐसे डिफिनेशन लिखने के लिए भी आता है, इसका एक ये दोनों के बीच में डिफरेंस करने के लिए भी आता है। तो डिफरेंस करने के लिए बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसी के आधार पर एक संरचना में अंतर बता सकते हैं, एक अस्थाई द्विध्रुव में अंतर बता सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। 2 ही नंबर का आता है तो आराम से इसको अप्लाई करके 2 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके हम लोग पोलराइजेशन को समझते हैं कि ध्रुव इसका पोलराइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो परावैद्युत का पोलराइजेशन, अब 2 तरह के परावैद्युत है। ठीक है, दोनों तरह के परावैद्युत का पोलराइजेशन हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो एक हो गया हम लोग पहले हम लोग पढ़ते हैं पोलर का। ठीक है, पहले हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन पढ़ते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ध्रुवीय परावैद्युत। अब नाम से ही इसका स्पष्ट है, ध्रुवीय है, यानी इसमें दोनों ध्रुव अलग अलग होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जैसे एक सैंपल लेते हैं उस परावैद्युत का और देखते हैं। तो परावैद्युत में पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में यानी ध्रुवीय परावैद्युत, यहाँ पर लिख देते हैं ध्रुवीय परावैद्युत। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक सैंपल लिया, अब इस सैंपल में कुछ मॉलिक्यूल्स है 10, 12, 20, 25 जो भी। तो अब इसके कुछ मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पर बनाते हैं। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है ऐसे, अब इस मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि एक पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे रैंडम पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव ऐसे। तो नाम से ही इसके बारे में बताया कि ध्रुवीय परावैद्युत में क्या होता है कि इसके मॉलिक्यूल्स में जो धन आवेश और ऋण आवेश जो होते हैं, दोनों आवेशों के बीच डिस्टेंस पाया जाता है। एक बिंदु पे नहीं होते, वो दोनों अलग अलग बिंदुओं पर होते हैं, यानी दोनों के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, पृथक्करण होता है। तो अब ये डिस्टेंस तो हो गया, तो अब ये डाइपोल अपना एक डाइपोल बना लिए। अब डाइपोल बना तो उसका डाइपोल मोमेंट भी होगा, लेकिन अब इस डाइपोल मोमेंट की दिशा, जैसे हम लोग पढ़े हैं कि एक ऋण आवेश और एक धन आवेश है, तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है।
तो यहाँ पर भी ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ ये है। तो अगर हम यहाँ पर देखो तो इसकी दिशा ऐसे है, इसकी दिशा ऐसे है, इसकी दिशा ऐसे, इसकी दिशा ऐसे, इसकी दिशा ऐसे, ठीक है। तो अलग अलग दिशा है। तो अब डाइपोल एक ही सैंपल में जितने भी मॉलिक्यूल्स है, सभी मॉलिक्यूल्स में देखोगे तो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो सबकी अलग अलग है, ठीक है, जिग जैग में। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये थर्मल एजिटेशन के कारण इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, थर्मल एजिटेशन का मतलब क्या हुआ? तापीय उत्तेजना या उष्मीय उत्तेजना। जैसे मान लो कि वो सैंपल है, कहीं से भी उसको ऊर्जा मिली तो उसके मॉलिक्यूल्स को वो ऊर्जा गई, तो वो थोड़ा सा इधर उधर घूमते हैं, रेंडमली मूव करते हैं। तो और इस कारण से इसका जो डाइपोल मोमेंट है उसका डायरेक्शन जो होता है वो किसी भी डायरेक्शन में घूम जाता है। तो सबके डायरेक्शन अलग अलग है, तो सबका अपना अपना डाइपोल मोमेंट तो है, बट क्या है कि सबका अगर हम सम करें, तो सबका सम करें तो नेट जो डाइपोल मोमेंट हमको मिलेगा वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। अब क्यों ऐसे जीरो हो गया? इसलिए कि सबका डायरेक्शन अलग अलग है, एक दूसरे को वो कैंसिल आउट कर देते हैं, और कैंसिल आउट करने के कारण इसका नेट डाइपोल मोमेंट इस पूरे सैंपल का जो होता है वो शून्य हो जाता है। अब क्या करते हैं, ये तब स्थिति है जब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाइड नहीं है, तो उसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। हालांकि सभी मॉलिक्यूल्स का अपना अलग अलग डाइपोल मोमेंट है, लेकिन जिगजैग स्थिति में अरेंज्ड होने के कारण सबका जब हम वेक्टर सम करते हैं, क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब हम सबका वेक्टर सम करते हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट शून्य पाते हैं। अब क्या करते हैं कि इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अब सपोज करो कि ये हमारा सैंपल हो गया फिर से, और इस पर अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर हम दे रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर रख दिए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिए। तो क्या होगा कि अब इसके जो भी मॉलिक्यूल्स है वो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो कि ऐसे है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अब ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो सब उसके डायरेक्शन में अरेंज्ड होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अब दो जो पोल्स है, पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो पॉजिटिव पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और निगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्योंकि हम लोग चार्ज को पढ़े हैं कि जब चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो इस तरह से जब पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस प्रकार से ये जो सभी मॉलिक्यूल्स हैं जो इस तरह से रेंडमली अरेंज्ड थे वो अब एक दिशा में अरेंज्ड हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से वो अरेंज्ड हो जाएंगे, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इस प्रकार से अरेंज्ड हो जाएंगे। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे अरेंज्ड हो गए। अब ऐसे अरेंज्ड हो गए तो देखोगे सबका जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है निगेटिव टू प्लस पॉजिटिव, इसका भी डाइपोल मोमेंट ऐसे, इसका भी डाइपोल मोमेंट ऐसे, तो सबका जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन यानी पी का जो डायरेक्शन है वो सब अब एक ही डायरेक्शन में हो गया। तो अब ये सभी पी का जब डायरेक्शन एक डायरेक्शन हो गया, तो अब अगर हम सबका वेक्टर सम करें, ठीक है, पी का, तो अब वो नॉट इक्वल टू जीरो, अब पी का मान जीरो नहीं होगा, क्योंकि सभी का तो इंडिविजुअल था ही, अलग अलग सबका अपना अपना डाइपोल मोमेंट था, लेकिन वहां पर रैंडम अरेंज होने के कारण नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जा रहा था। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो सब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज्ड हो गए, और इस प्रकार से सबका एक अगर एक हम वेक्टर सम करें तो एक नेट डाइपोल मोमेंट, ये पूरा सैंपल जो होता है एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप कर लेता है। और नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप कर लिया तो डेट मीन्स की डाइपोल नॉट इक्वल टू जीरो, और इस तरह से यह कहा जाएगा कि यह जो सैंपल है वो पोलराइज्ड हो गया, पोलराइज्ड यानी ध्रुवित हो गया, ध्रुवित, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई जो परावैद्युत जो होता है उसको वो ध्रुवित कहा जाएगा, कब? जब वह बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप कर लेगा। कोई भी परावैद्युत अगर बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर नेट डाइपोल मोमेंट अगर वो डेवलप कर लेता है तो कहेंगे कि वो जो परावैद्युत है वो ध्रुवित हो गया, पोलराइज्ड हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में इस प्रकार से ध्रुवण होता है। अब दूसरा समझते हैं कि नॉन पोलर में ध्रुवण कैसे होता है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, अध्रुवी
परावैद्युत। ठीक है, एक मिनट, चलो ठीक। अध्रुवी परावैद्युत, ठीक है। अध्रुवी परावैद्युत का मतलब क्या हुआ? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब कि जिसमें दो जो मॉलिक्यूल्स होंगे, उस मॉलिक्यूल के जो धन आवेश है और ऋण आवेश है वो दोनों अलग अलग बिंदु पे नहीं होंगे, बल्कि एक ही बिंदु पे समपाती होंगे, कोइंसाइड होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर वैसे मॉलिक्यूल्स को अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसे हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है इसका पॉजिटिव निगेटिव एक ही बिंदु पे है, पॉजिटिव निगेटिव एक ही बिंदु पे है। ठीक है, तो इस प्रकार के ये मॉलिक्यूल्स है, इसका धन आवेश और ऋण आवेश एक ही बिंदु पे संपाती है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो जब धन आवेश और ऋण आवेश एक ही बिंदु पे है, और ये कब स्थिति है? जब उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है, ऐसे वो नॉर्मल है, तो उसका धन आवेश और ऋण आवेश एक ही बिंदु पे है। तो एक ही बिंदु पर होने के कारण क्या हुआ कि उसके बीच कोई सेपरेशन नहीं है, तो एक डाइपोल नहीं बनाएगा, और डाइपोल नहीं बनाएगा तो उसका डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, यानी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाएगा, और इस प्रकार से इसका जो नेट जो डाइपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा। ठीक है, तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका जीरो है। तो अगर आप देखेंगे तो जो ध्रुवी परावैद्युत है, तो ध्रुवी परावैद्युत में भी जो है नेट डाइपोल मोमेंट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं तो उसका भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, और इसका भी नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि इसके अलग अलग अणुओं का अपना अपना द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर अध्रुवी में अपने अपने अणुओं का अलग अलग कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं पाया जाता है। तो ये दोनों में अंतर है, लेकिन नेट इसका भी जीरो उसका भी जीरो है। अब क्या होगा कि अब इस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, आप समझिए इसको अच्छे से। तो क्या होता है यहाँ पे कि अब ये मान लो कि ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिए, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर हम अप्लाई कर दिए। अब क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग घटना होगी। जो भी इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, प्रत्येक मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में खींचा जाएगा, और जो निगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में खींचा जाएगा। क्यों खींचा जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर भी फोर्स लगेगा और निगेटिव चार्ज पर भी फोर्स लगेगा, दोनों फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट होगा। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इस प्रकार से एक ही मॉलिक्यूल पे दो अलग अलग डायरेक्शन में अगर फोर्स लगे, मॉलिक्यूल एक ही है, एक पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, एक पर फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, तो क्या होगा, ये दोनों में खिंचाव हो जाएगा। ठीक है, और खिंचाव होगा तो ये संरचना जो होगी वो कुछ ऐसे बन जाएगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, निगेटिव चार्ज यहाँ पे, थोड़ा सा वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, जो एक ही बिंदु पे तो थोड़ा सा सेपरेट हो जाएंगे, और उसके बीच ये डिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी, इस प्रकार से ये निगेटिव पॉजिटिव, इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये निगेटिव पॉजिटिव। तो इस प्रकार से इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े से खींचे जाते हैं, और खींचने के कारण उसके बीच का एक सेपरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, वो एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें घटना होती है। अब एक और चीज है कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, तो दोनों के बीच सेपरेशन हुआ। अब ये सेपरेशन कब तक होगा, उसका भी कुछ होगा ना, कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, उसके बीच सेपरेशन, यानी वो खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, खिंचाव उत्पन्न हो रहा है तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन ये सेपरेशन कब तक चलेगा? तो इसका भी एक कारण है कि ये सेपरेशन कहाँ तक जाएगा। तो सेपरेशन तब तक जाएगा कि चूंकि अब ये क्या हो गया कि जब फोर्स लगा और खिंचाव उत्पन्न हुआ, तो डेट मीन्स कि इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करने लगा, और जब भी किसी वस्तु में प्रत्यास्थ अगर इस तरह से खिंचाव उत्पन्न होता है, तो उस वस्तु के अंदर जो होता है एक प्रत्यायन बल, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। या आप 11th क्लास से पढ़े होंगे प्रत्यास्थ वस्तुओं में, कि किसी भी प्रत्यास्थ वस्तु में जब हम खिंचाव उत्पन्न करते हैं, उसको डिफॉर्म करते हैं, यानी उसके आकार को चेंज करते हैं बल लगा करके, तो उसमें एक प्रत्यायन बल, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है। और यह प्रत्यायन बल जो है उसमें यह विस्थापन या उसमें डिफॉर्मिंग या उसमें जो विकृति हो रही होती है, या यहाँ पर जो खिंचाव उत्पन्न हो रहा था, जो विस्थापन उत्पन्न हो रहा होता है, उसके समानुपाती होती है वह प्रत्यायन बल। यानी जैसे जैसे खिंचाव उत्पन्न होगा वैसे वैसे प्रत्यायन बल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये प्रत्यायन बल बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि इस बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के कारण जो इस पर बल लग रहा है उस बल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हुआ, विद्युतीय क्षेत्र अप्लाई किया गया,
आवेशों के बीच बल लगना शुरू हुआ। आवेशों में धन आवेश पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा में, ऋण आवेश पर विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगना शुरू हुआ। जैसे ये खिंचाव उत्पन्न हुआ, उसके अंदर एक प्रत्यायन बल डेवलप हो गया। यह प्रत्यायन बल जो होगा उस खिंचाव के यानी उस विस्थापन के समानुपाती होगा। जैसे जैसे विस्थापन होगा यानी खिंचाव बढ़ेगा, वैसे वैसे प्रत्यायन बल बढ़ेगा। और प्रत्यायन बल बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आएगा कि बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के कारण जो इस पर बल लग रहा है उस बल के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों बलों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। यानी अगर यह बल इस दिशा में, बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के कारण बल इस दिशा में लग रहा है, तो प्रत्यायन बल उसके विपरीत दिशा में लगता है। तो बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल और प्रत्यायन बल दोनों एक दूसरे के बराबर और जब विपरीत तो होते ही हैं, और दोनों एक दूसरे के जब बराबर हो जाते हैं तो एक दूसरे को बैलेंस्ड कर देते हैं, संतुलित कर देते हैं। और तब उसके बाद से इन मॉलिक्यूल्स के बीच जो आवेशों के बीच जो खिंचाव उत्पन्न हो रहा है वो खिंचाव रुक जाता है। उसके बाद से कोई विस्थापन उसमें नहीं होता। तो जब विस्थापन नहीं होता तो बिल्कुल मॉलिक्यूल स्थिर हो जाता है और इस प्रकार से वो एक डाइपोल बना लेता है। प्लस अलग और माइनस अलग, और इस प्रकार से एक डाइपोल बना लिया। और जब डाइपोल बना लिया तो इसका एक डाइपोल मोमेंट भी हो जाएगा। निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में उस डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा ऐसे, निगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। और सबके अगर डाइपोल मोमेंट को अगर हम वेक्टर सम करेंगे तो एक नेट डाइपोल मोमेंट हमको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगा, यानी डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से यह डाइपोल मोमेंट डेवलप कर लेगा। तो किसी भी परावैद्युत को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में रखने से या बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव में नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप कर लेना ही ध्रुवण कहलाता है। यानी एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेना ध्रुवण कहलाता है। तो इस प्रकार से यह भी जो डाइपोल होगा वो कहा जाएगा कि यह पोलराइज्ड हो गया, यानी ध्रुवित हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि परावैद्युत क्या है, उसका ध्रुवण क्या है। तो परावैद्युत आप समझ ही गए, ध्रुवण क्या है। तो किसी भी परावैद्युत को बाह्य विद्युतीय क्षेत्र में रखने पर बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव में वह एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेता है। ठीक है, इसी घटना को हम लोग परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, अब इस ध्रुवण की माप हम कैसे करेंगे, ये चीज तो आप समझ गए। आते हैं फिर से हम अपने स्लाइड पे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये चीज यहाँ पर भी है। बाह्य विद्युतीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में देख रहे हैं कि इधर उधर विकसित है, और बाह्य विद्युतीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक अरेंज्ड हो गया और एक शुद्ध द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, इसी को ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, कुल द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर शून्य है और यहाँ पर एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसी चीज को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया आपको। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे परावैद्युत प्रवृत्ति, ध्रुवण। ठीक है, ध्रुवण की हम लोग माप कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे अब मान लेते हैं कि पोलराइजेशन हो रहा है, जैसे डाइपोल को हमने डाइलेक्ट्रिक्स को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उसका पोलराइजेशन हो रहा है। पोलराइजेशन मतलब कि उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो अरेंज होकर के नेट डाइपोल मोमेंट विकसित कर लिए। ठीक है, डेवलप कर लिए, तो पोलराइज्ड हो गया। लेकिन हम कैसे मापेंगे कि इसमें कितना पोलराइजेशन हुआ। तो पोलराइजेशन को मापने का तरीका क्या है कि प्रति एकांक आयतन में शुद्ध या द्विध्रुव आघूर्ण, प्रति एकांक आयतन में कितना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। यानी पोलराइजेशन की माप हम करते हैं कि उस सैंपल के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण से। जैसे सपोज करो कि जो हमने सैंपल लिया, अब ये सैंपल हमने मान लेते हैं कि ये हमारा सैंपल है, सपोज करो ऐसे, ये हमारा सैंपल हो गया। इसका आयतन है कुछ, अब इसका आयतन मान लेते हैं कि भी है, ये भी इसका आयतन हो गया, भी इसका आयतन हो गया। और इस भी आयतन में अब जब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो इसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ, द्विध्रुव आघूर्ण, लिख लेते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ उसको हम लोग पी मान लेते हैं कि इसमें पी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो अब ध्रुवण का मतलब क्या हो गया। अब ध्रुवण का मतलब है कि इस द्विध्रुव आघूर्ण में हम भी से भाग कर दें। ठीक है, तो डेट मीन्स की हो गया प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण। तो प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को ही हम उसका पोलराइजेशन कहते हैं और उसको कैपिटल पी से लिखते हैं। पोलराइजेशन को कैपिटल पी से लिखते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग स्मॉल पी से लिखते हैं। तो किसी भी परावैद्युत को
इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर प्रति एकांक आयतन में उसमें उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को उस परावैद्युत का ध्रुवण कहा जाता है और उसको पी से हम लोग सूचित करते हैं। तो पी बराबर हो गया स्मॉल पी बटे भी। तो इस हिसाब से अगर इसका यूनिट डायमेंशन आप निकालना चाहेंगे तो इसका यूनिट भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि डाइपोल मोमेंट हो गया, तो डाइपोल मोमेंट का जैसे P बराबर P बटे भी, तो डाइपोल मोमेंट का अगर हम यहाँ पे इसका यूनिट लिखें तो डाइपोल मोमेंट होता है कूलम्ब मीटर और आयतन का होता है मीटर क्यूब। तो एक कट जाएगा मीटर से तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। और उसी हिसाब से इसका डायमेंशन भी अगर आप लिखना चाहें तो इसका यहाँ पर डायमेंशन लिखिए, फिर वॉल्यूम का डायमेंशन लिख करके डिवाइड करेंगे तो पोलराइजेशन का हमारा ये निकल जाएगा डायमेंशन m0l-2 TA। ठीक है, तो इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा। तो बीमीय सूत्र भी पोलराइजेशन का पूछा जाता है और पोलराइजेशन का डिफिनेशन वगैरह भी आता है एग्जाम में, इसलिए इसको आप याद रखिएगा बढ़िया से। ठीक है, तो पोलराइजेशन को हम लोग डिफाइन और मेजरमेंट अलग अलग हो गया। पोलराइजेशन को फिर से एक बार बताते हैं। पोलराइजेशन का पूछा कि ध्रुवण क्या है, तो किसी भी परावैद्युत को बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से उसके प्रभाव में वो जो भी ये द्विध्रुव आघूर्ण वो विकसित कर लेता है, एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण विकसित कर लेना उसका ध्रुवण कहलाता है। और उसके प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण से हम लोग ध्रुवण की माप करते हैं, यानी प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण को उसका ध्रुवण कहते हैं और उसको पी से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जैसे भी हम लोग पढ़े कि किसी भी इलेक्ट्रिक ये जो डाइलेक्ट्रिक्स है उस डाइलेक्ट्रिक्स पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर डालें या इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखें तो उसमें ध्रुवण होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सपोज कीजिए कि अगर मान लेते हैं कि 3-4 तरह के पदार्थ हैं, 3-4 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं या पदार्थ हैं और सबको अगर हम एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? ऐसा संभव नहीं है कि सब में एक ही प्रकार का ध्रुवण होगा, क्योंकि सभी पदार्थ अलग अलग हैं तो सब में ध्रुवण भी अलग अलग होगा। यह पाया जाएगा कि सब में ध्रुवण किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा, किसी में बहुत ज्यादा, किसी में बहुत कम। तो सब में अलग अलग ध्रुवण होने की संभावना है, एक समान ध्रुवण सभी में नहीं हो पाएगा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है उसके ध्रुवित होने की प्रवृत्ति। ठीक है, तो ध्रुवण तो होगा बट क्या है कि उसकी प्रवृत्ति कितनी है ध्रुवित होने की, वो ज्यादा ध्रुवित होना चाहता है, उसकी प्रवृत्ति ज्यादा ध्रुवित होने की है या कम ध्रुवित होने की है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर उसका ध्रुवण कितना होगा। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो किसी भी परावैद्युत माध्यम में, किसी भी परावैद्युत माध्यम को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसका जो पोलराइजेशन होगा, पोलराइजेशन पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र के समानुपाती होगा। क्योंकि विद्युतीय क्षेत्र ज्यादा अप्लाई करेंगे तो ज्यादा ध्रुवण होगा, कम अप्लाई करेंगे तो कम ध्रुवण होगा। ठीक है, तो विद्युतीय क्षेत्र के ज्यादा के समानुपाती होगा। अब यहाँ पर अगर हम समानुपाती चिन्ह हटाएं तो हमको एक कांस्टेंट मिलेगा, P इज इक्वल टू, ठीक है, समानुपाती, ठीक, तो P इज इक्वल टू हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट मिलेगा और उस कांस्टेंट को हम लोग कहेंगे E, ठीक है, काई एप्सिलॉन नॉट E। ठीक है, तो जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ध्रुवण होगा और यहाँ पर P समानुपाती E, और जब हम यहाँ पे कांस्टेंट हटाते हैं तो हमको यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ पर हमको एक मिलेगा कांस्टेंट काई E एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस काई E जो है, काई E, इसी को हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी यानी परावैद्युत प्रवृत्ति। यानी ये प्रवृत्ति हो गई, इस चीज की माप है कि अगर किसी भी परावैद्युत को अगर हम विद्युतीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो कितना ध्रुवित होगा। अब इसको अगर हम मान निकालें तो क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पर मिलेगा हमको P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। यहाँ पर ये रिलेशन हमको मिलेगा। ये रिलेशन क्या प्रदर्शित कर रहा है कि प्रति एकांक उत्पन्न ध्रुवण को, किसी भी परावैद्युत को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो उसमें प्रति एकांक विद्युतीय क्षेत्र उसमें उत्पन्न ध्रुवण को हम लोग उसकी प्रवृत्ति कहेंगे। यानी जैसे अगर सपोज करो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम अच्छे से समझते हैं कि एक परावैद्युत है, जैसे मान लो 2-3-4 परावैद्युत है, एक परावैद्युत 1 हो गया, ये परावैद्युत 2 हो गया, ऐसे ये परावैद्युत 3 हो गया। ठीक है, और सबको इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। ठीक है ना, सबको इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे हम रखे हुए हैं, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं
तो अब क्या है कि सब में ध्रुवण का मान अलग अलग हमको मिल रहा है, सब में एक समान पदार्थ अलग अलग है तो ध्रुवण भी सब में अलग अलग, किसी में ध्रुवण कम हुआ, किसी में अधिक हुआ, किसी में बहुत अधिक हुआ, किसी में बहुत कम हुआ, ऐसे ध्रुवण अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या पा रहे हैं कि ध्रुवण जो होता है वो समानुपाती हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ज्यादा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं तो ध्रुवण भी बढ़ता है, लेकिन सब में अलग अलग बढ़ता है, किसी में ज्यादा बढ़ रहा है, किसी में कम बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं तो ध्रुवण का मान भी बढ़ रहा है, और इस प्रकार से हमको यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ गया काई ई एप्सिलॉन नॉट ई, और यहाँ पर जो काई ई आया वो क्या हो गया, काई ई बराबर पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। तो ये जो काई ई है, इसी काई ई को हम लोग कहते हैं उसकी परावैद्युत की प्रवृत्ति। ठीक है ना, ध्रुवित होने की उसकी प्रवृत्ति। तो ध्रुवित होने की प्रवृत्ति जिसकी ज्यादा होगी उसमें ध्रुवण ज्यादा होगा, ध्रुवित होने की प्रवृत्ति जिसकी कम होगी उसमें अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ध्रुवण कम होगा। तो वो प्रवृत्ति कैसे मापेंगे, तो वो प्रवृत्ति की माप होगी इससे काई बराबर पी अपॉन ई से। पी का मतलब क्या हो गया, ध्रुवण, और ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रति एकांक विद्युतीय क्षेत्र के कारण उसमें होने वाले ध्रुवण को उसकी ध्रुवण प्रवृत्ति कहेंगे। फिर से समझिए, प्रति एकांक विद्युतीय क्षेत्र के कारण किसी परावैद्युत में होने वाले ध्रुवण को उसकी परावैद्युत प्रवृत्ति या ध्रुवण प्रवृत्ति कहेंगे, और उसको काय से हम सूचित करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी प्रवृत्ति यानी एकांक विद्युतीय क्षेत्र के कारण जो उसमें ध्रुवण होगा। तो एकांक विद्युतीय क्षेत्र के कारण किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा, तो जिसमें ज्यादा हो उसकी प्रवृत्ति ज्यादा, जिसकी में कम होगा ध्रुवण उसकी प्रवृत्ति कम। ठीक है, और इसको देखेंगे तो यह एक जो है आपको मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। ठीक है, यहाँ से यह जो आप देखेंगे काई जो है यानी परावैद्युत प्रवृत्ति, यह एक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि, इसकी कोई मात्रक नहीं होती है, कोई बीमाहीन नहीं होती है। ठीक है, और निर्वात के लिए इसका मान जो होता है वो शून्य होता है। क्यों, क्योंकि निर्वात में कोई अणु नहीं होता, तो कोई अणु नहीं होता तो उसका ध्रुवण भी नहीं होगा, तो उसकी वैद्युत प्रवृत्ति भी शून्य होगी। तो ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निर्वात के लिए काई का जो मान होता है वो शून्य होता है, और काई जो होता है वो एक मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पी बराबर काई ई एप्सिलॉन नॉट ई। अभी इसका आगे हम लोग यूज भी करेंगे। ठीक है, तो परावैद्युत प्रवृत्ति आप समझ गए, परावैद्युत प्रवृत्ति जिस परावैद्युत की अधिक होगी उसमें ध्रुवण ज्यादा होगा, जिसकी प्रवृत्ति कम होगी उसमें ध्रुवण कम होगा। और प्रवृत्ति कैसे मापी जाएगी, तो प्रति एकांक विद्युतीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाले उसमें ध्रुवण से। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब परावैद्युत अगर हमको सपोज करो कोई परावैद्युत स्लैब दे दिया जाए, ठीक है ना, यानी एक परावैद्युत गुटका दे दिया जाए, एक परावैद्युत दे दिया जाए, ठीक है, और उससे कहा जाए कि उसमें ध्रुवण कितना हुआ, उसका मान निकालना है, तो उसका मान भी हम लोग निकाल सकते हैं कि ध्रुवण कैसे कितना होगा, कैसे मेजरमेंट करेंगे उसको समझते हैं। ये एक परावैद्युत स्लैब है। ठीक है, अब क्या होता है कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं। ठीक है, तो देख लो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई किया गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया, तो अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे अरेंज हो जाते हैं। अब इसके अंदर में क्या होगा कि ये पॉजिटिव और निगेटिव, ये वाला जो लेयर देख रहे हो पॉजिटिव निगेटिव, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट, फिर ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट, फिर ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट। इस तरह से ये पॉजिटिव निगेटिव जो होते हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट करते जाते हैं। ठीक है, ये कैंसिल आउट, ठीक है, फिर ये पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट। तो ये अंदर ही अंदर जितने भी इसके पॉजिटिव नेगेटिव यानी अपोजिट चार्जेस होते हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन जो सबसे लास्ट वाला यानी अब जैसे स्लैब है तो किनारे वाला एक फेस और इस किनारे वाला फेस, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर अब केवल बच गया निगेटिव, अब इसको कैंसिल आउट करने वाला कोई नहीं है, इधर बच गया पॉजिटिव, इधर भी कैंसिल आउट करने वाला कोई नहीं है। डेट मीन्स कि इस पर प्रभावी रूप से एक किनारे पर धन आवेश इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और इस पर प्रभावी रूप से ऋण आवेश इस पर इकट्ठा हो जाता है। तो एक तरफ ऋण आवेश इकट्ठा हो गया और एक तरफ धन आवेश यहाँ पर इकट्ठा हो गया, ठीक है, प्रभावी रूप से। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अणुओं के संरेखण के कारण आंतरिक परतों के विपरीत आवेश एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। यानी संरेखण हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, तो यानी संरेखण का मतलब क्या हुआ कि जो इसका अणु है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज्ड होगा, तो संरेखण करना उसको कहते हैं। तो उसके कारण आंतरिक परतों के विपरीत आवेश एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। फिर क्या होता है कि केवल सतहों पर आवेश शेष रहता है, एक सतह पर ऋण आवेश और दूसरी सतह पर धन आवेश, इन्हें
बद्ध आवेश यानी बाउंड चार्ज कहा जाता है, क्योंकि ये अपने अणुओं से बंधे होते हैं। तो ये बाउंड चार्ज होते हैं जो इसके सरफेस पर उत्पन्न हो जाते हैं, और अंदर में जो होता है वो नेट आवेश शून्य होता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये बाउंड चार्ज यानी ये पुल, अब चूंकि विद्युतीय क्षेत्र अप्लाई किया गया तब ये इस प्रकार की घटना हुई। तो इसलिए ये जो आवेश इस पर उत्पन्न होते हैं या जो आवेश घनत्व उत्पन्न होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ध्रुवित आवेश। ठीक है, या यहाँ पर पोलराइज्ड ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व हो गया। तो यहाँ पर देखो पी का यूज किया गया। पी का यूज का मतलब क्या हुआ गया कि ये ध्रुवण के फलस्वरूप ये उत्पन्न हुआ, ऐसे नॉर्मल नहीं था। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इसको रखा गया तो ध्रुवण हुआ, और ध्रुवण के कारण जो हो गया यहाँ पर नेट, यहाँ पर आवेश घनत्व उत्पन्न हो गया, और यहाँ पर ऋणात्मक आवेश घनत्व उत्पन्न हो गया। तो ये ध्रुवण के कारण उत्पन्न हुआ, इसलिए इसको माइनस सिग्मा पी और इसको प्लस सिग्मा पी से यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ध्रुवण हुआ। अब मान लो कि ऐसे ही एक स्लैब है, ठीक है, और ये एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, तो उसका अगर हमको ध्रुवण का मान निकालना है तो उसके ध्रुवण का मान को हम लोग कैसे निकालेंगे उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ध्रुवण का परिमाण हमको निकालना है। एक स्लैब है, ठीक है, और हम लोग थोड़ा सा पहले इसको एक यहाँ से ऐसे समझते हैं कि मान लो कि ऐसे स्लैब है। अब इसके बीच में यहाँ पे जो अंदर में जो चार्ज है जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं उसको हम छोड़ दे रहे हैं। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस आवेश इस सरफेस पर उत्पन्न हो जाते हैं, और इस सरफेस पर ऋण आवेश यहाँ पर उत्पन्न हो जाते हैं, या इधर ऋण उधर प्लस कहीं पे भी उत्पन्न हो जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो मोटाई है वो डी है, ठीक है ना, इसके थिकनेस जो है वो डी है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो ए है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्लैब स्लैब की मोटाई, स्लैब की जो मोटाई है वो ए है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल, स्लैब का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो स्लैब का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है। तो इस तरह से स्लैब का आयतन, तो स्लैब का आयतन जिसको हम लोग भी कहेंगे, तो आयतन कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल गुने उसकी मोटाई। ठीक है, तो इस प्रकार से क्षेत्रफल गुने मोटाई उसका आयतन निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आवेश घनत्व उत्पन्न हुआ यह धनात्मक आवेश घनत्व है, तो सिग्मा पी, और यहाँ पर ऋणात्मक आवेश घनत्व है तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये उसका एक धनावेश, या इसके पहले वाला स्लाइड में यहाँ पर सॉरी, एक तरफ प्लस में सिग्मा और एक तरफ माइनस में सिग्मा। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व यहाँ पर ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हमको अगर इसका डाइपोल हमको निकालना है कि इसका पोलराइजेशन कितना हुआ, तो इसका पोलराइजेशन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें द्विध्रुव कितना, ये द्विध्रुव आघूर्ण कितना उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो स्लैब का द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L। अब Q और 2L के जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेपरेशन जो है वो 2L नहीं है बल्कि कितना है, D है। सेपरेशन यहाँ पर Q इंटू डी, Q हो गया इसका मतलब आवेश, और D हो गया दोनों आवेशों के बीच का सेपरेशन। एक तरफ प्लस है और एक तरफ माइनस है, तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो D हो गया जो उसकी मोटाई है। ठीक है, तो Q इंटू डी जो हो गया इसका डाइपोल मोमेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्लैब का आयतन, ठीक है, और कुल प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम से यहाँ से हम थोड़ा सा, एक मिनट, जैसे पृष्ठीय ये जो आवेश उत्पन्न हुआ वो आवेश किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, तो ध्रुवण के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर Q में नीचे P भी लगा सकते हैं। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व हम लोग निकालते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा P बराबर, तो सिग्मा P बराबर क्या हो जाता है, Q P अपॉन A। तो इस प्रकार से क्यू पी का मान कितना हो जाएगा, सिग्मा पी इंटू ए। ठीक है, तो अब ये चीज अगर हम यहाँ पर रख दें तो इस तरह से इसका ध्रुवण कितना हो गया, तो सिग्मा पी इंटू ए इंटू डी।
ठीक है। तो यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व हमने इसका निकाला, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्यू पी बटे क्यू मतलब हो गया इसके पृष्ठ पर उत्पन्न जो आवेश है, और इसका क्षेत्रफल हो गया ए, तो भाग कर देंगे तो पृष्ठीय आवेश घनत्व निकल जाएगा। और यहाँ से फिर अगर क्यू पी का मान निकाले तो ये क्यू पी इसमें गुना हो गया तो सिग्मा पी इंटू ए। और इस प्रकार से जो क्यू पी का मान आया, इसी पी क्यू पी का मान हम यहाँ पर पुट कर दिए, तो पी बराबर हो जाएगा यहाँ पे हमको पी बराबर सिग्मा पी ए इंटू डी। तो इस तरह से स्लैब का ध्रुवण, ठीक है, तो स्लैब का ध्रुवण P बराबर, तो स्लैब का ध्रुवण P बराबर अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, P बटे V, यानी उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण बटे उसका आयतन। तो उत्पन्न द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, सिग्मा P A D और बटे V, और V का मान कितना है, आयतन को A इंटू डी हम लोग लिख सकते हैं, तो A इंटू डी। अब A इंटू डी से ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस प्रकार से इसका पोलराइजेशन P जो होगा P बटे V बराबर किसके बराबर हो जाएगा, सिग्मा पी के। यानी किसी भी परावैद्युत स्लैब को जब हम पोलराइज्ड करेंगे तो उसका जो पोलराइजेशन होगा उसके पृष्ठ पर उत्पन्न जो आवेश घनत्व होगा उसी के बराबर होगा, उसके पृष्ठ पर जो उत्पन्न आवेश घनत्व होगा उसी के बराबर उसका पोलराइजेशन पी का मान आएगा। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पर स्लाइड में भी दिया हुआ, बट उसको थोड़ा सा हमने अच्छे से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और आप अच्छे से इसको नोट भी कर सकते हैं, आप इसको नोट से ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्यू पी बराबर ये, और द्विध्रुव आघूर्ण इतना डेवलप हो गया तो पी बराबर इसको डिवाइड कर दिए तो सिग्मा पी, यानी ध्रुवण बराबर सतह आवेश घनत्व के बराबर होगा। किसी परावैद्युत का जो ध्रुवण होगा वो सतह आवेश घनत्व के बराबर होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमको यहाँ पे आज निकालना है। ठीक है, इसमें क्या है कि अब जैसे हमने किसी परावैद्युत पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, तो अभी एक फर्स्ट में हम आपको बताए थे कि जब परावैद्युत को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है। जैसे चालक में क्या होता है कि विद्युतीय क्षेत्र में उसको रखते हैं तो चालक में विद्युतीय क्षेत्र जो होता है वो शून्य होता है, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन परावैद्युत में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो क्या होगा, उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर ई नट माइनस ईपी। अब ई नट माइनस ईपी का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये हमारा परावैद्युत हो गया, ये परावैद्युत हो गया, ये हमारा एक सरफेस चार्ज यहाँ पर उत्पन्न हो गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज इधर मान लो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और इधर हो गया निगेटिव चार्ज, ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड है वो ऐसे है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। अब क्या हुआ कि अंदर में क्या हुआ कि एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव वाला। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव के ये कारण इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहेंगे, ईपी, यानी पोलराइजेशन के कारण, ध्रुवण के कारण उत्पन्न विद्युतीय क्षेत्र। तो उसके अंदर ध्रुवण के कारण विद्युतीय क्षेत्र ईपी हो गया, जो कि उसके बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो गया। तो नेट विद्युतीय क्षेत्र, अब चूंकि ये क्या करेगा, ये जो होगा वो बाह्य विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव को कम से कम करने का प्रयास करेगा। तो कितना कम करेगा, तो इसके अंदर नेट विद्युतीय क्षेत्र, तो नेट विद्युतीय क्षेत्र क्या होगा, तो ये जो बाहर वाला विद्युतीय क्षेत्र है इसी को ई नट हम कहेंगे। तो बाहर वाले विद्युतीय क्षेत्र में से ये अंदर वाले विद्युतीय क्षेत्र को माइनस कर देंगे, तो ये हमको नेट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाएगा। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, ध्रुवण के यानी परावैद्युत के अंदर, तो ई बराबर हमको क्या मिलेगा, नेट यहाँ पर लेते हैं, नेट विद्युतीय क्षेत्र, तो ई बराबर हो गया ई नट माइनस ई पी। ठीक है, अब ई पी यहाँ पर देखो, ई नट माइनस ई पी को हम लिख सकते हैं सिग्मा पी बटे एप्सिलॉन नट, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ई बराबर सिग्मा अपन एप्सिलॉन नट होता है किसी भी परावैद्युत के अंदर। ठीक है, या जैसे एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट है तो अंदर में विद्युतीय क्षेत्र का मान सिग्मा बटे एप्सिलॉन नट, तो ईपी की जगह पर हम लोग सिग्मा बटे एप्सिलॉन नट ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन फिर देखो हम लोग ये ई नट और फिर माइनस सिग्मा पी, सिग्मा पी को अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन पी बराबर जो होता है वो सिग्मा पी के बराबर होता है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े। तो इस सिग्मा पी के बराबर हम लिख सकते हैं पी बटे एप्सिलॉन नट। ठीक है, चूंकि यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी बराबर सिग्मा पी ऐसा होता है, इसलिए हम लोग सिग्मा पी की जगह पर पी लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन
पी का मान हम लोग कुछ और भी निकाले थे, याद करो, अभी हम लोगों ने स्लाइड में पढ़ा था सी, ये काई, इसको काई पढ़ते हैं, काई ई एप्सिलॉन नॉट और इनटू ई। तो अब पी के जगह पर फिर हम उसको यूज करते हैं, तो ई नॉट माइनस ये हो जाएगा काई ई एप्सिलॉन नॉट ई बटे एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया और क्या मिला हमको, ई नॉट माइनस काई ई और फिर ई, और इधर क्या है हमारा ई है। हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ई और ये इधर आ जाएगा तो प्लस काई ई ई और इधर हमको मिल गया ई नट, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें से ई कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस काई ई बराबर ई नट, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको ले आकर उधर डिवाइड करते हैं, 1 प्लस काई ई और ये हो जाएगा ई नट अपॉन ई, ठीक है, ई नट अपॉन ई। तो ई नट अपॉन ई बराबर 1 प्लस काई ई। अब ई नट अपॉन ई, इसको याद करो क्या है ये, हम लोग बहुत पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टार्टिंग में ही पढ़े थे हम लोग एक रिलेशन कि एफ नट अपॉन एफ इज इक्वल टू होता है के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। यानी एफ नट का मतलब क्या हुआ कि निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, एफ का मतलब है किसी माध्यम में या परावैद्युत माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, और इन दोनों बलों के अनुपात को हम लोग के कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स को अगर हम वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में लिखे तो ये हो जाता है ई नट अपॉन ई, ठीक है। क्योंकि दोनों में देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एफ के जगह पर क्यू नट क्यू इंटू ई और इसके लिए भी क्यू इंटू ई, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई नट अपॉन ई, ठीक है। तो डेट मीन्स की ई नट अपॉन ई का मान क्या हो जाएगा के, तो इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि ई नट अपॉन ई बराबर के बराबर 1 प्लस काई, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको रिलेशन मिल गया के बराबर 1 प्लस काई ई, या अगर काई का अगर हम मान निकालें, ठीक है, काई ई का मान निकालें तो काई ई बराबर हो जाएगा के माइनस 1, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि परावैद्युतांक जो है, किसी भी परावैद्युत का परावैद्युतांक जो है उसकी वैद्युत प्रवृत्ति से एक अधिक होता है, 1 प्लस काई ई। यानी किसी भी परावैद्युत का परावैद्युतांक उसके वैद्युत प्रवृत्ति से एक अधिक होगा, ठीक है, या जो वैद्युत प्रवृत्ति होगी उसके परावैद्युतांक से एक कम होगी। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन जो होता है आपको फाइंड आउट करने के लिए आता है यहाँ पर के इज इक्वल टू 1 प्लस काई, जैसे आप देख रहे हो। ये भी जो हमने बताया वही है, स्टेप बाय स्टेप लिखा है, थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ईपी बराबर ये हमारा निकला पहले, सबसे पहले, फिर उसके बाद से सिग्मा पी बराबर पी हमने बताया था, और फिर उसके जगह पर इसी में हम लोग इसके वैल्यू को पुट कर दिया, और फिर P बराबर हमने ये पढ़ा हुआ था, उस P के जगह पर हमने ये वैल्यू पुट कर दिया, तो ये रिलेशन निकल गया, और फिर उसके बाद से इसको माइनस करके कॉमन ले करके फिर हमारा ये और इतना बटे इतना परावैद्युतांक। तो इस तरह से हमारा मुख्य सूत्र हो गया के बराबर 1 प्लस काई, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एग्जाम में भी इसको प्रूफ करने के लिए आता है, काई और के को फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो अब एक और छोटा सा चीज है, बस इसको खत्म करते हैं हम लोग। ये परमाणिक परावैद्युता और इसके इलेक्ट्रिक, हाँ, ये हमको जानना है, परावैद्युत भंजन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है ना, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो उसमें क्या होता है कि उसके अणु जो होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रेखा में अरेंज्ड हो जाते हैं और एक नेट डाइपोल मोमेंट डेवलप कर लेते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। और ये भी पढ़े कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं उसका ध्रुवण का मान भी बढ़ता जाता है। लेकिन क्या ऐसा संभव है कि जितना भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाए ध्रुवण हमेशा बढ़ता रहे? ऐसा संभव नहीं है। उस डायलेक्ट्रिक्स का भी इलेक्ट्रिक फील्ड को सहन करने की उसकी एक क्षमता है, एक निश्चित क्षमता तक ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त कर पाएगा और ध्रुवण कर पाएगा। अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो डायलेक्ट्रिक टूट जाएगा और वह एक सुचालक की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी वो कुचालक से सुचालक की तरह बिहेव करने लगेगा। लेकिन उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की हमको जरूरत होगी। तो जब परावैद्युत पर बहुत अधिक विद्युतीय क्षेत्र लगाया जाता है तो बाहरी इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणु से टूटकर अलग हो जाते हैं, ठीक है, और पदार्थ जो होता है अचानक एक चालक की तरह व्यवहार करने लगता है। इसी घटना को परावैद्युत भंजन कहते हैं।
यानी परावैद्युत पर अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने परमाणु से टूट करके बिल्कुल अलग हो जाते हैं। से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते गए तो पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग होते होते और इतना बल मिला कि वो अलग हो गए बिल्कुल। तब वो चार्ज कैरियर्स, फ्री चार्ज कैरियर्स बन जाएंगे और वह कुछ चालक से चालक की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो इसी घटना को हम लोग परावैद्युत भंजन डायलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। तो इसको कैसे इसको डिफाइन करेंगे? परावैद्युत सामर्थ्य उसकी क्या होगी, डायलेक्ट्रिक उसकी क्या कहेंगे, उसकी कैपेसिटी की जो उसको सहन कर सके, तो वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे कोई पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सकता है उसका परावैद्युत सामर्थ्य कहा जाता है। ठीक है, यानी क्या, फिर से, वह अधिकतम विद्युतीय क्षेत्र जिसे कोई पदार्थ बिना भंजन के, बिना टूटे, बिना ब्रेक डाउन के सहन कर सकता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी वहां तक जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो ब्रेक डाउन न हो सके, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सहन कर सके, उसको उसका परावैद्युत सामर्थ्य कहेंगे। ठीक है, और इसको कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बराबर वी ब्रेकडाउन पर डी, यानी जो अप्लाइड वोल्टेज है, ठीक है, और उसके बाद से उसकी जो मोटाई है, ठीक है, तो वी अपॉन डी से हम लोग इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र का मान निकालते हैं, जहां पर वी अप्लाइड मैक्सिमम वोल्टेज और डी उसकी मोटाई है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को डिफाइन करने के लिए, तो इसको भी आप नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से डिफिनेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि डायलेक्टिक्स के बारे में जितना भी आपको सिलेबस से पढ़ना है हमने पूरा इसको यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और आपको अच्छा लगे इसलिए हमने स्लाइड का उपयोग करके इसको समझाया है। फिर भी अगर आप इसको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दोबारा से इसको स्लाइड्स को भी अच्छे से देख सकते हो, आपको फिर से इसको समझ सकते हो, और जो भी मैथमेटिकल इसमें डेरिवेशन है उसको भी हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब हमारा एक सेगमेंट और बचता है इसमें कि इस डायलेक्ट्रिक्स का हम कैपेसिटर में कैसे यूज करेंगे और कैपेसिटर में हम इसको एप्लीकेशन करेंगे, तो कैपेसिटर में इस डायलेक्ट्रिक्स से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, बस वही एक हमारा लास्ट सेगमेंट बचा हुआ जिसको हम अगले क्लास में उसको कवर करेंगे, और इसके बाद हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो होगा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए थैंक यू।